हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जी सेंट्रिक। हमने एंटेना के कुछ पैरामीटर्स डिस्कस कर लिए थे। हमने एक लेक्चर में ये पैरामीटर्स देखे थे: इनपुट पावर, रेडिएटेड पावर, रेडिएशन रेजिस्टेंस, लॉस रेजिस्टेंस एंड एंटेना एफिशिएंसी। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस की थी हमने, ठीक है। उसके बाद हमने पिछले पैरामीटर डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था रेडिएशन इंटेंसिटी, जो कि थीटा और फाई किस पोजीशन पर हम देख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पर नहीं डिपेंड करेगी। अगर मीडियम लॉसलेस है, मीडियम में प्रोपेगेशन लॉसलेस होगा तो कितनी भी डिस्टेंस पर जाकर देखें पर यूनिट स्टेरेडियन कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है सेम ही तो रहेगा। एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी हमने देखी थी, डायरेक्टिव गेन और डायरेक्टिविटी हमने देखी थी। डायरेक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हमने डायरेक्टिविटी की जगह डायरेक्टिव गेन देखना है तो डायरेक्टिविटी तो क्या होती थी, यू थीटा कॉमा फाई की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय यू एवरेज। हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इससे रिलेटेड। अगर डायरेक्टिव गेन देखना है तो जिस डायरेक्शन में देखना है, जिस पोजीशन पर जाकर के देखना है, उस पोजीशन पर यू थीटा कॉमा फाई कह देंगे आप, डिवाइड में तो यू एवरेज आएगा। भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू के बजाय जिस जगह पर जिस डायरेक्शन में देखना है उसी डायरेक्शन में वैल्यू को यूज में ले तो जीडी वैल्यू बन करके आ जाएगी, ठीक है। ये कुछ हमने डिस्कस किए थे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस कर ली थी हमने काफ़ी कुछ, ठीक है। और भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, एक बार थोड़ा सा कवर में आ जाए ये एंटेना वाला टॉपिक तो और हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने हैं। जो स्टैंडर्ड डायपोल एंटेना होते थे, डायपोल एंटेना एक तो ऐसा होता था जिसकी लेंथ λ/2 होती थी, जिसको आप हाफ वेव डायपोल एंटेना बोलते थे। एक λ/2 की बजाय λ/10 के इक्वल या उससे कम होती थी तो हर्ट्जियन डायपोल एंटेना बोलते थे। इक्वल टू हो जाए फिक्स तो हम हर्ट्जियन, जनरली अगर कोई बोले हर्ट्जियन डायपोल एंटेना में λ/10 की लेंथ है उसकी, तो हर्ट्जियन डायपोल एंटेना या λ/2 डायपोल एंटेना, या फिर दूसरा पोल हट जाए ये λ/4 लेंथ का ही रह जाए तो आप बोलोगे क्वार्टर वेव एंटेना, λ/4 लेंथ है। साथ में कैसा क्वार्टर वेव एंटेना, मोनोपोल, सिंगल पोल रह जाए। तो इनके जो जीडी मीन्स डायरेक्टिव गेन और डायरेक्टिव गेन की मैक्सिमम वैल्यू मीन्स डायरेक्टिविटी जो होते हैं वो हमें याद रखना है, आगे क्वेश्चंस में यूज में आएंगे। क्या होता है जीडी फॉर हर्ट्जियन डायपोल एंटेना, आपको याद रखना है 1.5 साइन स्क्वायर थीटा। फिर भी आप अगर ज्यादा लोड नहीं देना चाहते हो तो साइन स्क्वायर थीटा याद ना भी रखो चलेगा। आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी होती है डी के लिए, जीडी की, तो जीडी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1.5 हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू 1.5 बन रही है। अगर हम जीडी डायरेक्टिव गेन λ/10 की बजाय λ/2 लेंथ की एंटेना का कैलकुलेट करते हैं तो इसका एक्सप्रेशन ये याद रखना है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। हालांकि ये एक्सप्रेशन डिपेंड किस पे करने वाला है कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो थीटा के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिलेट हो रहे हैं, तभी तो उस डायरेक्शन में रेडिएशन कितना होगा वो डिपेंड कर रहा होगा, और वो रेडिएशन उस डायरेक्शन में एवरेज का कितना मल्टीपल है तभी ऐसे फाइंड करोगे। फिर भी आपको इतना ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना है। आप डायरेक्टिविटी λ/2 एंटेना की कहोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप कहोगे थीटा इक्वल टू, आप ऐसा पुट करिए कि डिवाइड में ये 1 हो जाए। थीटा इक्वल टू आप ऐसा पुट कीजिए कि डिवाइड में ये मल्टीपल में 1 हो जाए। कैसे? अगर मैं थीटा इक्वल टू 90 पुट करता हूं तो साइन 90 इज 1, साइन स्क्वायर 90 इज ऑल्सो 1, कॉस 90 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, कॉस 0 इज 1, तो 1 1 आ जाएगा, 1.64 बन के आ जाएगा। अब किसी माइंड में ऐसा आ जाए कि इसको 0 बना दो तो डिवाइड बाय 0 तो और ज्यादा हो जाएगा, तो आप इसको 0 अगर रखो, साइन 0 इज 0, लेकिन कॉस 0 इज फिर 1, फिर कॉस π/2 आ जाएगा, कॉस π/2 इज 0, तो 0/0 बनेगा, फिर वो हाईएस्ट इनफाइनाइट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही होगी, जब हमें डिफाइन करना है तो मैक्सिमम वैल्यू देखना है कब आ रहा होगा, जब थीटा इक्वल टू π/2 है। ये मैक्सिमम वैल्यू 1.64 आ जाएगी। इसकी डीबी वैल्यू अगर फाइंड करोगे, डीबी वैल्यू भी साथ में आप याद रखें, बहुत अच्छा रहेगा क्वेश्चंस के लिए। ये सारा जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस आगे हम अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन में केवल ऐसे लिखा होगा λ/4 या λ/2 एंटेना, λ/2 डायपोल एंटेना, λ/4 मोनोपोल एंटेना। आपको क्वेश्चन में कहीं पर डायरेक्टिविटी की जरूरत पड़ रही होगी तो डायरेक्टिविटी ये आपको याद नहीं रही तो फिर आपका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही λ/4 मोनोपोल एंटेना के लिए इसी का डबल हो जाता है, 1.64 का डबल करेंगे 3.28 आएगा, इसका डबल होकर के आ जाता है। डी जो बनता है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मीन्स 3.28, डीबी वैल्यू में 5.158। हो सकता है कभी डीबी वैल्यूज की जरूरत पड़े तो डीबी वैल्यूज भी याद रखिए। मुझे जनरली नॉन डीबी वैल्यूज तो याद रहती हैं,
मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं, मुझे याद नहीं है, लेकिन डीबी की जरूरत पड़ी तो जो नॉन डीबी में मुझे नॉर्मल एब्सोल्यूट वैल्यू याद है उसका डीबी में कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, 20 लॉग ऑफ लेके या 10 लॉग ऑफ लेके, 10 लॉग लेकर के करना है, क्योंकि जो डायरेक्टिव गेन होता है या डायरेक्टिविटी होती है वो क्या होती है, रेडिएशन इंटेंसिटी की वैल्यू होती है। रेडिएशन इंटेंसिटी की मैक्सिमम और एवरेज का रेशियो होता है। और रेडिएशन इंटेंसिटी अगर हम बात करें तो क्या होता है, पावर फ्लो पर यूनिट सोल्डरिंग। पावर के लिए 10 लॉग करते हैं, 20 लॉग नहीं करते हैं। तो डीबी में अगर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी मुझे कभी, अगर मैं याद रखता हूं तो 10 लॉग ऑफ दैट करके कैलकुलेट कर लूंगा। चलिए, यहां तक की जो चीज हमने डिस्कस की थी ये पहले हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ही चुके हैं। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आगे आने वाले हैं, आपको माइंड में रखने हैं। और आगे बढ़ के कुछ नए पैरामीटर्स और देखते हैं एंटेना के। सो नेक्स्ट इज इफेक्टिव एरिया और अपर्चर एरिया। एंटेना जो होता है उस एंटेना का इफेक्टिव एरिया, अपर्चर एरिया क्या होता है समझते हैं एक बार। मान लो ये हमारा डायपोल एंटेना है जिसका ये वायर है, ठीक है। ये डायपोल एंटेना 90 डिग्री के एंगल पर मैक्सिमम रेडिएशन करता है, हमें पता है ना। इससे थीटा इक्वल टू 90 पर, मतलब इन डायरेक्शंस में मैक्सिमम रेडिएशन होंगे, ऊपर जाके कम होते जाएंगे। अगर ऊपर जाके कम होते जाएंगे मीन्स यहाँ कोई रेडिएशन नहीं हो रहा, तो यहाँ कोई रेडिएशन नहीं हो रहा मीन्स ये पार्ट जो है एंटेना का, कुछ ना कुछ पार्ट है ना, ये पार्ट रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता तो यहाँ तक कुछ पहुंचता। ये नीचे भी 90 के अलावा 180 डिग्री थीटा पर भी साइन थीटा से रिलेटेड होता है, हमें पता है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई रेडिएशन है, मतलब ये रेडिएशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका ओवरऑल इस एंटेना का टोटल सरफेस एरिया जो ये है, ये सर्कुलर एरिया, ये सर्कुलर एरिया और ये सिलेंड्रिकल कर्व्ड एरिया जो है, इसमें इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है ये वाला पार्ट ही रेडिएशंस में। इतनी बात समझ में आई। अगर ट्रांसमीटर की जगह ये रिसीवर की तरह एक्ट कर रहा है तो आपको पता है ना, यहां से मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन होता है, मतलब डायरेक्टिविटी मैक्सिमम इधर है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे आ रही है इस तरीके से, एंटेना को हम ऐसे तो रखेंगे नहीं फिर, क्योंकि कुछ रिसेप्शन नहीं होगा फिर। बात समझिएगा, कोई एंटेना जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएशन करता है, अगर ट्रांसमीटर साइड में लगा हुआ है, तो अगर एज ए रिसीवर लगा हुआ तो उसी डायरेक्शन से आने वाली वेव्स को मैक्सिमम रिसीव करता है। तो अगर मैं अपर्चर एरिया डिफाइन करूंगा तो ये डिफाइन करूंगा, अगर रेडिएशंस ऐसे आ रही हैं तो इस एंटेना को भी इस तरह से प्लेस करना है, मैं ऐसे नहीं प्लेस करना है, ऐसे प्लेस करना है। तो उस केस में ये वाला पार्ट जो है ये रेडिएशंस रिसीव करने के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो हमारा ट्रांसमीटर एंटेना ट्रांसमिट करते टाइम पे या रिसीवर एंटेना रिसीव करते टाइम पे एक्चुअल जो फिजिकल सरफेस एरिया है उस सरफेस एरिया का कुछ पार्ट ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है ट्रांसमिशन या रिसेप्शन में, मींस रेडिएशन करने में या रेडिएशंस को रिसीव करने में, ठीक है। ये इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा एरिया, उस एरिया की वैल्यू ओवरऑल फिजिकल एरिया से कुछ कम ही होगी, ठीक है। तो ये एरिया जो होता है इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एरिया या अपर्चर एरिया, ठीक। तो एक बार मैं वापस से डेफिनेशन को अगर समझना चाहूँ तो ऐसे कह सकता हूँ, इफ एन एंटेना इज फिजिकल एरिया AP मान के चल रहे हैं हम फिजिकल एरिया को AP, then all physical surface area does not effectively participate in radiation at transmitter side and reception and receiver side। बिल्कुल सही बात समझ में आएगा आपको। So aperture area is the part of area which actually participates in radiation and reception of antenna। और ये जो एंटेना का फिजिकल एरिया होगा उसके कंपैरिजन में अपर्चर एरिया हमेशा लेस देन होगा, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ रहा होगा 0 से 1 के बीच में ही होगा। हो सकता है मैक्स टू मैक्स के सारा पार्ट ऑफ एरिया जो आ रहा है वो सारा के सारा ट्रांसमिशन या रिसेप्शन का आ रहा है, तो ये फैक्टर 1 हो सकता है, और नहीं तो फिर ये 1 से कम होगा। और ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता, 0 होने का मतलब तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट, कोई भी पार्ट इसका एरिया का ऐसा नहीं है जो ट्रांसमिशन या रिसेप्शन का, फिर तो एंटेना की तरह काम ही नहीं कर रहा होगा। एंटेना काम होता है ना कुछ रेडिएशन करना। अगर सब जगह से कहीं कोई रेडिएशन नहीं हो रही तो इफेक्टिवली कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। के की वैल्यू इसका मतलब 0 नहीं हो सकती, के की वैल्यू 0 से ग्रेटर कुछ हो सकती है और 1 भी हो सकती है और 1 से कम कुछ होगी, ठीक है। अब जो जैसे एक होता है पैराबोलिक डिश एंटेना, पैराबोलिक डिश एंटेना जो आपके टेलीविजन सिग्नल्स के लिए टाटा स्काई वाला लगा होता है, कुछ वही है उस तरीके से, पैराबोलिक शेप में इस तरीके से होता है, ठीक है सरफेस। उसका जो एक्चुअल एरिया होगा, मैं अगर ऊपर से देख रहा हूं इस तरीके से, ऐसे ये नीचे इधर थोड़ा सा गहरा ज्यादा जा रहा होगा ऐसा कुछ, ये जो है, तो इसका एक्चुअल में जो सरफेस एरिया है वो तो देखिए ज्यादा है, गहराई में ऐसे जा रहा है। तो
आप सरफेस एरिया सर्कल के एरिया तो नहीं बोल देंगे ना, भर करके बोलेंगे, बट इफेक्टिवली पार्टिसिपेट वो पूरा के पूरा सरफेस नहीं कर रहा होगा। इफेक्टिवली पार्टिसिपेशन तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही होंगी वही तो रिसीव हो रही होंगी। तो ये ओवरऑल का 60% के करीब रहता है, 60 to 70%। आपको कभी क्वेश्चन में पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटेना या पैराबोलिक डिश एंटेना ये बोलेगा, तो इसके लिए जो k की वैल्यू है वो या तो दी जाएगी, और k की वैल्यू अगर नहीं दी जाएगी तो नियरली इक्वल टू 0.6 आप यूज मिलेंगे। 60 से 70% तक ये होता है। अगर दे दी आपको 0.65 तो 0.65 यूज में लेना है, या परसेंटेज बोल दिया 65% तो 0.65 यूज में लेना है, नहीं गिवन है तो 0.6 इन जनरल इस तरह से यूज ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ये अपर्चर एरिया होता है ये एंटेना के डायरेक्टिविटी से रिलेटेड होता है, और डायरेक्टिविटी से रिलेशनशिप जो होता है अपर्चर एरिया का ये होता है अपर्चर एरिया इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू डी, ठीक है, ये डायरेक्टिविटी है। अच्छा, एक चीज आगे से कभी भी एंटेना में अगर कभी गेन बोले तो वो गेन ऐसा नहीं है कि एंटेना को हम फीड कर रहे हैं 10 वॉट पावर, वो उसको डबल करके 20 वॉट कर दे, 2 का गेन है, ऐसा नहीं। एंटेना को फीड पावर से बढ़ा नहीं सकता वो पावर को। एंटेना को 10 वॉट पावर फीड है तो हो सकता है पूरी पूरी 10 वॉट रेडिएट कर पाए बस, ठीक है। तो ये गेन की मतलब ये नहीं है, ये है कि 10 वॉट को उसको चारों तरफ बिखेरना था। एवरेज हर जगह पर कुछ रेडिएशन होता, पर्टिकुलर डायरेक्शन में एवरेज की बजाय कुछ ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो एवरेज का कितना गुना होता है वो गेन को हम बोलते थे डायरेक्टिव गेन। तो एंटेना में जब गेन बात करें तो इसका मतलब होगा कौन सा गेन? डायरेक्टिव गेन। और डायरेक्टिव गेन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? डायरेक्टिविटी। अगर डायरेक्टिव गेन बढ़ रहा होगा तो डायरेक्टिव गेन की मैक्सिमम वैल्यू बढ़ रही होगी, मीन्स डायरेक्टिविटी भी बढ़ रही होगी। और गेन अगर कम हो रहा होगा, डायरेक्टिव गेन का वैल्यू कम हो रहा होगा, डायरेक्टिविटी कम हो रही होगी। तो डायरेक्टिव गेन मतलब डी। आप कहीं पर वर्ड्स अगर ये सुनेंगे तो ऐसा बोलना है। अच्छा, ये अपर्चर एरिया के साथ डायरेक्टिविटी का रिलेशनशिप ये होता है। क्वेश्चन है अब हमारा 300 क्वेश्चन हम कर चुके थे, 301 क्वेश्चन है नेक्स्ट। इफ डायमीटर ऑफ लैम्बडा बाय 2 डायपोल एंटेना इज इंक्रीज्ड फ्रॉम लैम्बडा बाय 100 टू लैम्बडा बाय 50। चलिए देखिएगा, ये मान लो डायपोल एंटेना है, इसका डायमीटर जो है ये इंक्रीज करने हैं अगर हम, तो ये एरिया भी बढ़ेगा, ये एरिया भी बढ़ेगा, मींस फिजिकल एरिया बढ़ने वाला है। डायमीटर अगर इंक्रीज करिए हमने तो फिजिकल एरिया बढ़ने वाला है। फिजिकल एरिया बढ़ेगा तो अपर्चर एरिया भी तो बढ़ेगा। अगर फिजिकल एरिया बढ़ा तो रिजल्टेंट अपर्चर एरिया भी बढ़ेगा। अगर अपर्चर एरिया बढ़ा तो डायरेक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अपर्चर एरिया अगर बढ़ रहा है तो डायरेक्टिविटी भी बढ़ रही होगी। डायरेक्टिविटी बढ़ रही होगी मीन्स यहाँ पर जो गेन की बात कर रहा है, ये गेन इंक्रीज डिक्रीज, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। एंटेना में कभी गेन वर्ड बोला है तो कौन सा गेन? डायरेक्टिव गेन। और डायरेक्टिव गेन की मैक्सिमम वैल्यू मींस डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी बढ़ रही है तो डायरेक्टिव गेन भी बढ़ रहा होगा। तो जहाँ इंक्रीज बोल रहा है वो सही है, जहाँ डिक्रीज बोल रहा है वो गलत है। अब बैंडविड्थ के बारे में बात करें, बैंडविड्थ का मतलब होता है कोई एंटेना जो है उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज पे कोई फर्क पड़ रहा होगा क्या? नहीं, एंटेना की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज तो लेंथ पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने बोला ये लैम्बडा बाय 2 एंटेना है तो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए रहा होगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम या ज्यादा करें तो भी इफेक्टिवली जैसा काम इसको करना था वैसा करता रहेगा। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप चेंज करते जाएं फ्रीक्वेंसी को तो फिर एक बैंड के बाद फिर ये इफेक्टिवली ऑपरेट करना बंद कर देगा। तो वो कितने बैंड में ऑपरेट करेगा वो है बैंडविड्थ। वो लेंथ पर डिपेंड करने वाला है एंटेना की। वो एंटेना में की जो डायमीटर है उससे जो अपर्चर एरिया है उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे, ठीक है। तो बैंडविड्थ इंक्रीज या बैंडविड्थ डिक्रीज बोल रहा है, ये भी गलत है। गेन इंक्रीजेज, ये हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्लियर हुआ होगा। चलिए और पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं कुछ। नेक्स्ट पैरामीटर समझ लो, टर्मिनोलॉजी समझ लो, है एंटेना पोलराइजेशन। अच्छा, पोलराइजेशन क्या होता है वो हमें पता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का है, हमारी जो वेव प्रोपेगेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम पोलराइजेशन को डिफाइन करते हैं। रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का किस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन हो क्या रहा है, यही होता था टाइम के साथ, वेरिएशंस के साथ। चलिए, तो अगर मैं एक एंटेना है डायपोल एंटेना, उसको प्लेस कर देता हूँ इस तरीके से वर्टिकली, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से होगा। इससे फार फील्ड में जाके देखेंगे, दूर जाके देखेंगे तो इसी का जो ये फील्ड होगा ये बहुत इस तरह से करीब करीब स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एक साइकिल में नीचे की तरफ और एक साइकिल में ऊपर की तरफ वर्टिकली जा रहा होगा, तो हम बोलेंगे ये एंटेना वर्टिकली पोलराइज्ड एंटेना है, क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
रेडिएशंस आ रहे हैं, वो वेव वर्टिकली पोलराइज्ड वेव आ रही है। आप ध्यान समझ सकते हैं ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक डायरेक्शन में है। आप अगर इस डायरेक्शन से देख रहे होते, इसका फ्रंट व्यू देख रहे होते, तो फ्रंट व्यू देखते तो ऐसा फील होता कि आपका ऊपर की डायरेक्शन में जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। मान लो ये वाई डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में कोई भी नहीं है, केवल वाई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। हाँ ये बात अलग है, टाइम के साथ कभी वो ऊपर की तरफ मींस पॉजिटिव होगा तो कभी नीचे की तरफ होगा। ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड बढ़ रहा होगा, पीक पर जा रहा होगा। भाई यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव वेरिएशन जो आ रहा है वो साइनसोइडल वेरी होता है ना, तो पीक पर बढ़ करके फिर वापस कम होकर के फिर नीचे की डायरेक्शन में बढ़ करके पीक पर जाएगा, ऐसे वेरिएशन हो रहा होगा। तो वर्टिकली पोलराइज्ड वेव जनरेट हो रही है ना इससे, इसलिए इस एंटेना को हम बोलेंगे वर्टिकली प्लेस्ड एंटेना, वर्टिकली पोलराइज्ड एंटेना है। एंटेना का पोलराइजेशन वर्टिकल पोलराइजेशन है, एक तरीके से ऐसा कहोगे। ऐसे अगर ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हो तो उस केस में ये हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड है, आप कहीं पर यहाँ पर देख रहे हैं किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर यहाँ पे, तो आपको फील्ड इस तरीके से नजर आ रहा है ना, फील्ड इस तरीके से नजर आया, मींस इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। आप बोलोगे हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव जनरेट कर रहा है। अगर एंटेना हमारा डायपोल एंटेना हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड एंटेना है। अब एक बात सुन लीजिएगा, मान लो ये रेडिएटिंग एंटेना है, मैं इसके दोनों पोल को मिला जुला करके ये मान लेता हूँ, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव पोल, ठीक है। ये रेडिएटिंग एंटीना है। इस तरीके से ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, आप जहां पर देख रहे हो वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। आपके अकॉर्डिंगली आपके वर्टिकली प्लेस्ड है ना, तो आप बोलोगे वर्टिकली पोलराइज्ड एंटीना है। आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहीं पर रख रहे हैं, लेकिन आपका एंटीना इस तरीके से प्लेस है, तो आपको इस तरीके से दिखेंगे ना फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो आप कह दोगे ये हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड एंटीना है, ये वर्टिकली पोलराइज्ड एंटीना है। अगर ऐसे प्लेस्ड है, अगर इस एंटीना को सेम एंटीना को ऐसे प्लेस कर देंगे तो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड एंटीना है। चलिए ये रहा रेडिएटिंग एंटीना। हमारा रिसीविंग एंटीना इस तरीके से, अगर हमारा एंटीना रेडिएट कर रहा है इस तरीके से वर्टिकली पोलराइज्ड वेव्स, अगर हमारा रिसीविंग एंटीना भी वर्टिकली पोलराइज्ड हो, देखिएगा अगर ऐसे प्लेस कर रहे थे तो वर्टिकली पोलराइज्ड बोलते थे ना, वर्टिकली पोलराइज्ड हो तो ये सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको रिसीव कर पाएगा। लेकिन हमारा एंटीना वर्टिकली पोलराइज्ड है, ट्रांसमिटिंग एंटीना, लेकिन रिसीविंग एंटीना हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है, देन उस केस में ये रेडिएशंस को रिसीव नहीं कर पाएगा। जो ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना है वो सेम पोलराइजेशन में होने चाहिए अगर ट्रांसमिटेड रेडिएशंस को रिसीव करना है तो। अगर हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है, अगर वर्टिकली पोलराइज्ड हुआ वेव रिसीव नहीं होगी, अगर ये भी हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड हुआ तो वेव्स रिसीव होंगी। हाँ, अब ये तो ही एंटीना से एंटीना के रिसेप्शन की बात। मान लो ऐसा वेव आ रहा है, जो हमने समझा था ना कि जरूरी थोड़ी है कि लीनियरली पोलराइज्ड, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड वेव तो लीनियर पोलराइज्ड वेव है, जरूरी थोड़ी लीनियरली पोलराइज्ड वेव्स आ रही हो सकता है सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव्स आ रही हो। हमारा रिसीविंग एंटीना डायपोल एंटीना, सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव्स आ रही हैं। सर्कुलर पोलराइज्ड वेव में वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है, दोनों होता है। हमारा वर्टिकल प्लेस्ड है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिसीव नहीं होगा, केवल वर्टिकल कंपोनेंट रिसीव हो जाएगा। और क्योंकि सर्कुलरली पोलराइज्ड है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट सेम स्ट्रेंथ के, सेम एम्पलीट्यूड के रहे होंगे। बात सीधी सी है ना, ये सेम एम्पलीट्यूड के होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के। आपको याद आ रहा होगा दोनों 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होते थे, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होते थे, E01 इक्वल टू E02 इक्वल टू E0। तो आप कहोगे इसका मतलब ये 50% लॉस हो जा रहा है। यहाँ पे किस वजह से लॉस हो जा रहा है? पोलराइजेशन मिसमैच की वजह से। जो वेव रिसीव हो रही है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड रिसीव आ रही है मतलब, लेकिन रिसीव कौन सी हो पा रही है उसमें से? केवल वर्टिकल वाली, हॉरिजॉन्टल वाली रिसीव नहीं हो पा रही। तो आप बोलोगे ड्यू टू पोलराइजेशन मिसमैच यहाँ पर 50% का लॉस हो जा रहा है। आप कहोगे गेन फैक्टर कितना है? तो आप कहोगे गेन फैक्टर हाफ है, जितनी पावर आ रही होगी उसका हाफ पावर रिसीव हो पा रहा होगा ना, ठीक है। अगर गेन फैक्टर को डीबी में देखें तो हाफ को डीबी में देखेंगे तो हाफ इंक्रीज या हाफ डिक्रीज होने को आप 3 dB, अगर इंक्रीज होता है तो 3 dB गेन होना बोलते हो, डिक्रीज हो रहा है तो 3 dB लॉस होना बोलते हो, -3 dB हो जाता है ऐसे बोलते हो। तो आप बोलोगे 3 dB का लॉस फैक्टर है इसमें ड्यू टू पोलराइजेशन मिसमैच। अच्छा, अब एक एंटेना होता है जो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव्स जनरेट करता है, और अगर सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव्स आ रही हो कहीं से तो फिर आप कहोगे ना पोलराइजेशन मिसमैच ना हो, ज्यादा से ज्यादा वेव रिसीव हो जाए। तो रिसीव करने के लिए सर्कुलर पोलराइज्ड जो एंटेना सर्कुलर पोलराइज्ड रेडिएशंस रेडिएट करता है, अगर एज रिसीवर लगाएंगे तो वही सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव रिसीव करेगा।
हम ये समझ चुके थे कोई वर्टिकल पोलराइज्ड अगर ट्रांसमिट कर रहा है तो वर्टिकल पोलराइज्ड एंटेना वर्टिकल पोलराइज्ड पोजीशन में रखें तो ही वर्टिकल पोलराइज्ड वेव्स को रिसीव कर पाएगा। तो वो एंटेना होता है हेलिकल एंटेना। हेलिकल एंटेना में जो ये जैसे हमारा डायपोल एंटेना में सीधे होता है ना एलिमेंट, इस तरीके से नहीं होते बल्कि हेलिकल शेप में होता है, इस तरीके से स्प्रिंग नुमा, जैसे शोकर में होती है ना स्प्रिंग, कुछ उस तरीके से स्प्रिंग फॉर्म में हमारा जो कंडक्टर होगा वो होगा। अगर ये एंटेना है, इस एंटेना को अगर हम अप्लाई करें तो ये जो वेव जनरेट करेगा वो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव जनरेट करेगा, या अगर हम रिसीवर साइड में लगा दें तो ये सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव को रिसीव करेगा। अब मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट, हमारा रिसीवर साइड पे जो एंटेना है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड एंटेना है, मींस हेलिकल एंटेना है। ट्रांसमिटिंग साइड पे जो एंटेना है वो वर्टिकल पोलराइज्ड है। यहां से जो रेडिएशंस होंगी क्या ये उसको पूरी रिसीव कर लेगा? बिल्कुल रिसीव कर लेगा, क्योंकि हेलिकल एंटेना में दोनों कंपोनेंट्स को रिसीव करने की कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि ये सर्कुलरली पोलराइज्ड एंटेना होता है, पूरा की पूरा रिसीव हो जाएगा। और अगर एंटेना ऐसे भी होता तो भी पूरा की पूरा रिसीव हो जाएगा। बात मेरी समझ गए हो? ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये एक यहाँ से पोलराइजेशन से ही समझ में आया कि जब भी एंटेनाज से हमें आपस में रेडिएशंस को रिसेप्शन ट्रांसमिशन करना होगा तो उस केस में पोलराइजेशन मिसमैच कम से कम हो, ऐसा हम ट्राई करेंगे। फिर भी पोलराइजेशन मिसमैच हो रहा है तो पोलराइजेशन मिसमैच क्या होता है ये समझ चुके हम। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, उनमें ये कंसेप्ट यूज में आएगा। क्लियर होती है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम। चलिए तो क्वेश्चन है हमारे सामने, एन एंटेना इन फ्री स्पेस रिसीव्स 2 माइक्रोवाट ऑफ पावर। एक एंटेना है फ्री स्पेस में रखा हुआ है, 2 माइक्रोवाट पावर रिसीव कर रहा है वो एंटेना, ऐसा बोला है। और कब ये 2 माइक्रोवाट पावर रिसीव कर रहा है? व्हेन इंसिडेंट फील्ड इज 20 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर होगा। मीटर सही बात है, फील्ड बोला है ना। व्हेन इंसिडेंट फील्ड पावर होता है तो मीटर स्क्वायर होता है। इंसिडेंट फील्ड इज 20 मिलीवाट पर मीटर RMS, देन द कैलकुलेट इफेक्टिव एरिया ऑफ एंटेना। देखिएगा एक बार यहाँ समझिए ना, जो रेडिएशंस आ रही हैं, जो भी रेडिएशंस आ रही हैं, ये आ रही हैं मान लो, उनमें फील्ड की इंटेंसिटी है 20 मिली वोल्ट, ये वोल्ट है, वॉट नहीं है, वोल्ट पर मीटर, मिली वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब कौन सा वाला फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? ये वाली जो वैल्यू रही होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वाली यूनिट होती एम्पियर पर मीटर, यहाँ वोल्ट पर मीटर है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रही है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसकी इंटेंसिटी, उसका एम्पलीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, ये तो मैं एम्पलीट्यूड है, ये हमें दे रखा है। चलिए ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने एम्पलीट्यूड के साथ आ रही है पता हो तो उसका पॉइंटिंग वेक्टर मींस एवरेज पावर फ्लो, पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज पावर पर यूनिट एरिया बता सकते हैं। क्या होता था एक्सप्रेशन? E square E naught square by twice of neta, means 20 milli means 20 into 10 raised to power minus 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ नीटा। नीटा फ्री स्पेस में रखा है ये एंटेना, तो फ्री स्पेस का नीटा मीन्स 120 पाई। यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो ये वॉट पर मीटर स्क्वायर पावर पर यूनिट एरिया आ जाएगा। मतलब ध्यान से समझना, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही होती तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अगर मैं कहता कि ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पावर आ रही होगी तो आप बोलोगे इतना वॉट पावर आ रहा होगा। अब मैंने यहां पे रखा हुआ है एंटेना, मेरा एंटेना अगर इतना ही वॉट पावर रिसीव कर रहा है, मतलब मेरे एंटेना का इफेक्टिव एरिया जो कि पार्टिसिपेट करता है रिसीवर साइड में रेडिएशंस को रिसीव करने के लिए, हमने ये समझा था ना इफेक्टिव एरिया अपर्चर एरिया का, वो अपर्चर एरिया 1 मीटर स्क्वायर ही होगा। भाई इतना पावर 1 मीटर स्क्वायर में आता है हमारा एंटेना का पावर। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया है इफेक्टिव एरिया रिसीव करने के लिए, 1 मीटर स्क्वायर इफेक्टिवली काम कर रहा है तो इतना पावर रिसीव करेगा। लेकिन ये नहीं बल्कि इसका आधा पावर रिसीव हो रहा होता है। इसका मतलब हमारा जो एंटेना है उसका इफेक्टिव एरिया 1 मीटर स्क्वायर नहीं रह करके उसका हाफ ही रहा होगा। मैं इसको एंटेना नहीं बोल रहा है, तो मैं एरिया बता रहा था। मेरा जो एंटेना रहा होगा, एंटेना की शेप जैसी भी रही हो, उसका हाफ मीटर स्क्वायर ही टोटल एरिया रहा होगा जो रिसीव कर रहा होगा। टोटल एरिया मतलब फिजिकल एरिया नहीं बल्कि इफेक्टिव एरिया, अपर्चर एरिया। हमसे इफेक्टिव एरिया ही पूछा है, अपर्चर एरिया ही पूछा है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 20 का स्क्वायर 400 और ये 10 टू पावर -3 मीन्स 10 टू पावर -6, 400 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइड बाय 240 पाई वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये हो गई एवरेज पावर फ्लो पर यूनिट एरिया। भाई
हर यूनिट एरिया में इतना पावर आ रहा है, यूनिट एरिया इतना पावर रिसीव कर रहा है, इसका मतलब हम समझते हैं अगर, तो आप एक कह सकते हो कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है और 1 मीटर स्क्वायर के अंदर, 1 मीटर स्क्वायर के अंदर जो पावर आ रही है वो इतनी पावर रिसीव हो रही है, मतलब हमारा एंटेना का इफेक्टिव एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो इतना पावर रिसीव होगा, क्योंकि हर मीटर स्क्वायर में जो पावर आ रही है वो इतनी आ रही है। इफेक्टिव एरिया ही होता है जो एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहा होता है रिसीव करने में, रिसेप्शन में, रिसीवर साइड में। हमारा एंटेना रिसीवर एंटेना की तरह कर रहा है एक्ट यहाँ पर। अगर हमारे एंटेना का एरिया 1 मीटर स्क्वायर या 2 मीटर स्क्वायर होता तो 1 मीटर स्क्वायर में इतना, फिर अगले 1 मीटर स्क्वायर में तो डबल पावर रिसीव हो रहा होता। आप कह सकते हो हमारे एंटेना का जितना इफेक्टिव एरिया होगा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा रिसेप्शन में, उतना मल्टीपल कर दो, वही रिसीव्ड पावर होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो जो रिसीव्ड पावर होगी, पावर रिसीव्ड, देख लेना इससे रिलेटेड आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। पावर रिसीव्ड क्या हो जाता है, पावर रिसीव्ड हो जाएगा पावर पर यूनिट एरिया जो आ रही थी रेडिएटेड मल्टीप्लाई बाय अपर्चर एरिया, ये यूनिट एरिया में मल्टीप्लाई बाय अपर्चर, तो इतनी पावर रिसीव होगी। ये हम पावर पर यूनिट एरिया को तो पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं, जो कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 400 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 240 पाई इंटू अपर्चर एरिया इक्वल टू रिसीव्ड पावर। तो अपर्चर एरिया आप कह सकते हो रिसीव्ड पावर में इसको डिवाइड कर देंगे। रिसीव्ड पावर है हमारा 2 माइक्रोवाट, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय एवरेज पावर फ्लो ही हो गया 400 इंटू 10⁻⁻⁶, 240 पाई मल्टीपल में आ जाएगा, है ना। इसको डिवाइड कर दिया है मैंने इधर, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। 10⁻⁻⁶ से कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 200, 240 पाई डिवाइड बाय 200। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम कितना वैल्यू बन करके आ रहा है, 3.768 मीटर स्क्वायर। ये एरिया इफेक्टिव एरिया हमारा रिजल्टेंट बन करके आएगा। क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए ट्रांसमिटिंग एंटीना रेडिएट्स 251 वॉट पावर आइसोट्रोपिकली। आइसोट्रोपिकली मतलब हर डायरेक्शंस में सेम रेडिएशन कर रहा है, ऐसे नहीं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा रेडिएशंस हो। मतलब ये अगर एंटेना है तो हर डायरेक्शंस में सेम रेडिएशन होंगे। हालांकि यहाँ से टोटल जो पावर रेडिएट हो रही है वो कितनी है, 251 वॉट। अगर मैं इससे दूर कहीं पे जाकर बात करता हूँ, ये पॉइंट है जो कि r मीटर की डिस्टेंस पर है। अगर r मीटर डिस्टेंस पे यहाँ बात करूँ, क्योंकि आइसोट्रोपिक है तो सेम रेडिएटेड पावर सेम पहुंच रही होगी वहां पर। तो अगर मैं एक कंसिडर करता हूं r रेडियस का एक सर्कल, तो इस प्लेन में मान सकते हैं आप, और ऐसे r डिस्टेंस पे इधर आके देखूं तब भी सेम होगी। तो ओवरऑल बात करें तो स्फीयर मान सकता हूं। एक r रेडियस का स्फीयर कंसिडर करूं तो उस स्फीयर के हर पॉइंट पर रेडिएशन इंटेंसिटीज, रेडिएटेड सिग्नल की जो इंटेंसिटी आ रही होगी वो सेम बन रही होगी। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। क्योंकि ये आइसोट्रोपिक एंटेना है तो वैसे तो डिस्टेंस पर वैसे भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां से इधर r डिस्टेंस पे जाके जो ये यूनिट सरफेस एरिया आ रहा है, इधर देखूं मैं, या ये यूनिट सरफेस एरिया किसी दूसरी तरफ जाके इधर देखूं तो अभी सेम ही आ रहा होगा ना, उस यूनिट सरफेस एरिया से फ्लो करके जो पावर आ रहा होगा। रेडिएटेड सिग्नल इस यूनिट सरफेस एरिया में से रेडिएटेड सिग्नल का कितना पावर फ्लो रहा होगा, तो आप कह सकते हो इस 1 मीटर स्क्वायर से पूरा की पूरा 251 वॉट यहाँ से तो नहीं जा रहा होगा, सबसे मिला के 251 वॉट है ना, तो यहाँ से कितना जा रहा होगा, आप कह सकते हो यहाँ से कितना आ रहा होगा 251 पूरे एरिया में से, पूरे एरिया को डिवाइड कर दें तो यूनिट एरिया में से कितना आ रहा होगा, और यूनिट एरिया में से कितना पावर फ्लो होता है, वही होता है पॉइंटिंग वेक्टर। तो हम एवरेज पावर पर यूनिट एरिया देखना चाह रहे हैं, तो हो जाएगा रेडिएटेड पावर कितनी थी डिवाइड बाय जिस डिस्टेंस पे जाके बात कर रहे हो वो रेडियस मान लें r, उसका 4πr², ये सरफेस बनेगा, इसको डिवाइड कर दें। और अब हमें ये डिस्टेंस कितनी बोली हुई है हमारे ट्रांसमीटर से, एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर अवे, 100 मीटर अवे पर यूनिट एरिया कितना पावर फ्लो हो रहा होगा, आप कह देंगे 251 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मीन्स 10⁻⁴, इतना वॉट पर मीटर स्क्वायर पावर आ रहा होगा 100 मीटर की डिस्टेंस पे, चाहे कहीं पर भी जाकर के देख लो। अब हमारा जो एंटेना है अफेक्टिव अपर्चर एरिया उसका 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमारा जो रिसीवर एंटेना है उसका इफेक्टिव अपर्चर एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उसका एरिया होता 1 मीटर स्क्वायर तो इतनी पावर रिसीव होती। अगर उसका
इफेक्टिव एरिया कुछ और है तो कितनी पावर रिसीव हो रही है आप कह दोगे ये 1 मीटर स्क्वायर में से मल्टीप्लाई बाय एरिया कर दो, इतनी पावर रिसीव हो रही होगी। तो हमारा एंटेना कितना पावर रिसीव करेगा ये देखना चाहते हैं हम, तो आप कह देंगे 251 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 10⁴ को मल्टीप्लाई कर दिया जाए हमारे अपर्चर एरिया से। अपर्चर एरिया है 500 इंटू सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻², मीटर में का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है, लेंथ होता तो सेंटीमीटर या 10⁻² मीटर कहते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻² का स्क्वायर करके मीटर स्क्वायर में बोलेंगे। अब आप कह सकते हो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्टिंग वैल्यू 1 क्या आ जाएगी। एक बार मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखता हूँ। रिसीव्ड पावर पूछा ना हमने, आप भी अपना कैलकुलेट कीजिए पॉज ले करके, फिर आंसर मैच कीजिएगा। ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं तो रिजल्ट आ रहा है 9986.9 समथिंग एंड सो ऑन 10⁻⁻8 वॉट। इसको 10⁻⁻6 में करके माइक्रोवाट में बोल सकते हैं, 99.86 माइक्रोवाट। इतना पावर रिसीव करेगा अगर हमारा एंटेना 251 आइसोट्रोपिकली रेडिएट करा है। अगर आइसोट्रोपिकली रेडिएट नहीं करता, डायरेक्शंस पर डिपेंडेंट होता तो यहाँ कुछ अलग होता है, यहाँ कुछ अलग होता है, यहाँ कुछ अलग था, तो फिर आपको किस डायरेक्शन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पर आइसोट्रोपिक कर रहा है इसलिए सब डायरेक्शन में सेम रेडिएशंस रहेगा, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट करके बता दिया है। अगर आइसोट्रोपिक नहीं होता तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बोलता, तो ये तो हम एवरेज के हिसाब से आइसोट्रोपिक मानते हुए कह रहे होते कि सेम पावर आ रहा होता हर जगह पे। मल्टीप्लाई बाय इस वाली डायरेक्शन में डायरेक्टिव गेन कितना उससे मल्टीप्लाई कर दें हम। डायरेक्टिव गेन यही तो बताता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एवरेज का कितना मल्टीपल है, तो आपको एक्चुअल में कितना पावर रिसीव हो रहा है वो आ जाता अगर एंटेना हमारा डायरेक्टिव होता तो। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल में आइसोट्रोपिक है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करके रिजल्ट तक पहुंच गए हैं, ये करेक्ट है। अभी हम और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं प्रॉब्लम्स के साथ और आगे की टॉपिक्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।